अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेरा नया अपार्टमेंट और मेरी ये नई वर्क स्पेस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि अब मैं आप लोगों से ये वीडियोस बना के शेयर कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था कि जैसे ही मेरी वर्क स्पेस कंप्लीट होती है तो मैं आप लोगों से एक Q&A सेशन सबसे पहले शेयर करूँगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों से जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे थे लास्ट पूरे एक मंथ में, जबकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था, वो सारे क्वेश्चंस के मैं इंशाल्लाह आपको आंसर्स करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर कर सकूं। अगर कुछ मिस हो जाएंगे तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे वो क्वेश्चंस दोबारा पूछ लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह एक और Q&A करके उसके अंदर वो क्वेश्चंस भी कवर कर लूंगा। तो कमेंट सेक्शन में जो आप लोगों के क्वेश्चंस थे मैंने उनको एक पेज पे नोट डाउन कर लिया, तो स्टार्ट करते हैं उसको। तो ये क्वेश्चन है कि मुफा में ब्लड रिलेटिव जाए अटेस्टेशन के लिए तो क्या अथॉरिटी लेटर बनवाना पड़ेगा? नहीं, अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव जा रहा है, लाइक आपका बहन, भाई, फादर, मदर या आपका हस्बैंड, इवन इनमें से कोई बंदा जाता है तो फिर आपको अथॉरिटी लेटर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका आईडी कार्ड और उस बंदे का आईडी कार्ड जो कि आपकी अटेस्टेशन करवाने जा रहा है वो शायद वो मांगेंगे, जो कि आपका प्रूव होगा उस बंदे के साथ ब्लड रिलेशन का। तो अगर आपके ब्लड रिलेशन में से कोई बंदा या आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ जाके अटेस्टेशन करवाना चाहती है मोफा से तो वो करवा सकते हैं, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि भाई अपॉइंटमेंट लेना होता है ओनली इन रमज़ान या फिर रमज़ान के अलावा भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है? ये उम्रे वाली वीडियो के ऊपर था। तो भाईजान अपॉइंटमेंट जो है ना लास्ट रमज़ान में उन्होंने स्टार्ट की थी उम्रे के लिए, जो नुसक ऐप के ऊपर लेते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक पूरी वीडियो डाल चुका हूँ। आप वो वीडियो देख के चेक कर सकते हैं कि अपॉइंटमेंट लेनी कैसे होती है। और लास्ट रमज़ान से इन्होंने स्टार्ट की थी और थ्रू आउट द टाइम अभी भी ये चल रही है। अभी भी रिसेंटली मेरे एक दो बंदे जानने वाले उम्रा करने गए थे तो उनको उम्रे के लिए अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। उम्रे के लिए फिर भी आपको गुजारा हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने अगर रियाजुल जन्ना में जाना है तो उसके लिए डेफिनेटली आपको बगैर अपॉइंटमेंट के वो अंदर जाने नहीं देंगे। तो इट्स बेटर कि आप नुसक ऐप के पर अपना रियाजुल जन्ना की भी और उम्रे की भी अपॉइंटमेंट लेके जाएं ताकि आपको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। उसके बाद आ जाता है कि डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेशन करवानी है यूएई एम्बेसी से, तो $41 जो है वो डिग्री के लगेंगे, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट 2 पेजेस की है तो उसके $41 होंगे या ट्रांसक्रिप्ट के 2 पेजेस के अलग अलग होंगे। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है वो ये है कि पर डॉक्यूमेंट $41 लगते हैं। तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो है ना वो अगर फ्रंट बैक पे है तो वो तो वैसे ही सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पे वो कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो 2 पेजेस के और प्रिंट हुई है तो आप सबमिट करवाते वक्त, जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते वक्त उनको ये मेंशन करें कि ये सिंगल डॉक्यूमेंट है, ये 2 डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो होपफुली वो आपसे एक डॉक्यूमेंट का ही चार्ज करेंगे। स्टिल आप किसी किस्म की इनकन्वीनियंस से बचने के लिए आप ये जो जेरिस का ऑफिस है या फिर साशा इंटरनेशनल का, इन दोनों में से किसी को कॉल करके कंफर्म कर लें। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको वो सिंगल डॉक्यूमेंट का ही चार्ज करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि भाई साशा से नहीं करवाएं तो दुबई पहुंच के वहां की यूएई मोफा से अटेस्टेशन हो जाएगी? तो भैया इस बात का जवाब ये है कि आप अगर तो मोफा तक की अटेस्टेशन करवा के, पाकिस्तान के मोफा तक की अटेस्टेशन करवा के देन अगर आप दुबई आते हैं तो फिर आपकी यहाँ पर यूएई की मोफा से अटेस्टेशन हो जाएगी, जिसको पाकिस्तान में यूएई एम्बेसी की अटेस्टेशन बोलते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पाकिस्तान से अपनी अटेस्टेशन कंप्लीट करवा के हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आके आपको तंगी होगी। उसकी काफ़ी सारी वजूहत है। नंबर 1 वजह ये है कि आपके पास यहाँ पर कन्वेंस नहीं होगी इधर उधर जाने के लिए, और यहाँ पे टैक्सी है बहुत महंगी। और आप लोगों ने जब अटेस्टेशन के लिए 1 से 2 चक्कर भी लगाने हैं ना तो आपकी जो अटेस्टेशन की कॉस्ट है ना वो बहुत ऊपर चली जानी है। और फॉर सम रीज़न अगर आप लोगों की पाकिस्तान की मोफा की अटेस्टेशन जो है उसमें कोई कमी है या आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आपको पाकिस्तान में होते ही वो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आ जाएंगे और आपके कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम निकल आया तो फिर आप किधर वापस पाकिस्तान भागे दौड़े जाएंगे। और हो सकता है कि आपको कोई जॉब ऑफर हो और वो कहें कि आप अभी का अभी साइन अप करें और आपके पास अटेस्टेशन ही कंप्लीट ना हो, तो उसके बाद वो डेफिनेटली वो नेक्स्ट जो कैंडिडेट होगा ना वो उसको साइन अप कर लेंगे और आप इस तरीके से अपॉर्चुनिटी लूज कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके यहाँ पे हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको किसी किस्म की तंगी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि सर मेरा नेम इकरा नवाज वाहला है, WAHLA। अगर प्रोनाउंसिएशन में किसी किस्म की कोई कमी रह गई हो बहन तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं नेम पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। मुझे HEC की वेबसाइट पर साइन अप करने के लिए फ़र्स्ट नेम इकरा और लास्ट नेम वाहला राइट किया है। सर गलत तो नहीं? अब जब साइन इन करती हूँ तो इकरा वाहला आ रहा है, मेरा नेम इकरा नवाज़ वाहला है। प्लीज़ बताएं कि फ़र्स्ट एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड नेम के बारे में
कैसे मतलब यानी कि क्या बनेगा। तो बहन मैं इस चीज़ के लिए आपको गाइड कर देता हूँ कि मेरा भी जो फुल नेम है वो मोहम्मद तैयब अकरम है, जो मेरे सब डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है। तो उसके लिए मैंने कहीं पे भी जब नेम लिखना होता है ना, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो पैटर्न होता है ना, मैं वो ये फॉलो करता हूँ कि मोहम्मद तैयब मैं फर्स्ट नेम में लिख देता हूँ और अकरम मैं लास्ट नेम में लिखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना पाकिस्तान में, ना पाकिस्तान से बाहर और इवन किसी भी किस्म की फॉर्मेलिटीज़ में आज तक कोई तंगी नहीं हुई। तो यही अप्रोच आप भी फॉलो कर सकती हैं। आप इकरा नवाज़ फर्स्ट नेम में लिख लें और वाहला जो है ये आप लास्ट नेम में लिख लें। तो उम्मीद करता हूँ कि उसके ऊपर आपको किसी किस्म की कोई तंगी नहीं होगी। उसके बाद क्वेश्चन है कि ब्रदर क्या मैं अपना डिप्लोमा यूएई एम्बेसी से अटेस्ट करवा सकता हूँ, इधर मोफा से अटेस्ट हो जाए। यार आप एक सिंपल रूल है वो जहन में रखें कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका पाकिस्तान की मोफा से अटेस्ट हो चुका है वो आप देन यूएई एम्बेसी से अटेस्ट करवा सकते हैं। उसके अंदर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यूएई एम्बेसी से अटेस्ट करवाने का जो चेक है वो ये है कि आपका डॉक्यूमेंट उससे पहले मोफा तक अटेस्ट होना चाहिए। मोफा से पहले जिन सारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स से होना है वो डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट वेरी करती है। ये मैंने मोफा वाली वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी बताया हुआ है, आप वो वीडियो देखें, उसके अंदर आपको क्लियर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर उसके बाद अगेन क्वेश्चन है क्या ये अटेस्टेशन दुबई में आके हो सकती है। मैंने इसका जवाब पहले भी दे दिया कि बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पाकिस्तान से करवा के आएँ, अदरवाइज आपको यहाँ पे आके तंगी हो सकती है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है कि सर एक्सपीरियंस लेटर मुफा से कैसे करवा सकते हैं। तो भाईजान जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर की जो जॉब्स है ना उनका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो मुफा टेस्ट कर देती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का वो नहीं करते हैं। उसकी एक लंबी चौड़ी लहदा फॉर्मेलिटीज़ हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कोई खास ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कोई आपसे डिमांड करे। मेजॉरिटी ऑफ टाइम होता क्या है कि आप लोग अगर पाकिस्तान में बैठ के किसी XYZ कंपनी का जो एक्सपीरियंस लेटर या प्रेजेंट करते हैं यूएई में या किसी और कंट्री में, तो जो कंपनी आपको हायर कर रही होती है अगर तो उन लोगों ने वेरीफाई करना होता है तो वो आपकी उस कंपनी का जिसका आप एक्सपीरियंस लेटर प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं, या फिर आपकी उसके ऊपर जो ईमेल लिखी होती है एक्सपीरियंस लेटर के ऊपर उसके ऊपर ईमेल करके वेरीफाई कर लेते हैं। बाज़ लोग इवन फ़ोन कॉल करके भी वेरीफाई करते हैं। तो इस तरीके से भी वेरीफाई हो जाता है और वो अपने तौर पे वर्किंग कर लेते हैं कंपनी लिजिट है या नहीं है, लाइक उसकी कोई प्रेजेंस है ऑनलाइन, लिजिट वेबसाइट है या नहीं, उनकी सर्विसेज जो दे रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, तो वो रिलेट कर लेते हैं और आपको वो अप्रूव कर देते हैं। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे अटेस्टेशन भी मांगते हैं, वो ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऐसे ही इनका तरीकेकार होता है चेक करने का और वो आपको जॉब मिल जाती है। कोई इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं होता अटेस्टेशन का। आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो अटेस्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप लाजमी उसके ऊपर ध्यान दें। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि सर आई वॉन्ट टू अटेस्ट माई एक्सपीरियंस लेटर्स फ्रॉम मोफा, तो क्या वो प्राइवेट स्कूल के एक्सपीरियंस लेटर अटेस्ट कर देंगे? इफ़ नॉट देन वेयर शुड आई अटेस्ट देम बिफोर एम्बेसी। हाँ, प्राइवेट स्कूल्स के जो मसला है ना वो थोड़ा सा जेन्युइन है। उसके लिए ये है कि लाइक आप अगर लेट से मैं यूएई की एग्जांपल ही ले लेता हूँ कि यहाँ पे आके अगर आप किसी स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो आपसे अपना एक्सपीरियंस लेटर अटेस्टेशन मांगे। तो उसका केस ये होगा कि आप लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है ना जो आपके एरिया को लगता है, पहले आपने वहां से टेस्ट करवाना है। माइट बी पॉसिबल वो आपसे यूनियन काउंसिल की भी अटेस्टेशन मांगेंगे। देन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से करवाने के बाद देन आप मोफा जा सकते हैं। फिर मोफा से अटेस्टेशन के बाद देन आप यूएई एम्बेसी से करवाएंगे। तो आपका जो लाइक प्राइवेट स्कूल का जो एक्सपीरियंस लेटर है ना वो यूएई में उसके बाद एक्सेप्टेबल होगा। तो इस तरीके से ये वाली अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं। या यूएई से बाहर भी किसी जगह जाना है तो अगर आपने मोफा से करवाना है ना तो उससे पहले आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो आपका है ना जो आपके एरिया का है आपने उससे टेस्ट करवाना है। देन इंशाल्लाह आपका जो स्कूल से रिलेटेड जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड, बेशक आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस लेटर है या बेशक आपके बच्चे का जो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है या किसी भी किस्म का जो करेक्टर सर्टिफिकेट एंड बला बला, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से रिलेटेड होती हैं। आप उसको अप्रोच करें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि सर SSC या HSSC सर्टिफिकेट अटेस्ट करना ज़रूरी हैं या DMC, दोनों में से कौन सा चलता है? मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में फॉर जॉब अप्लाई करना चाहता हूँ, काइंडली रिस्पॉन्स करें। अच्छा, इसके अंदर ये है कि अगर आप तो जॉब के लिए करना चाह रहे हैं ना अप्लाई किसी भी कंट्री में, लाइक बेशक यूरोप में, बेशक यहाँ पे किसी भी जगह पे मिडिल ईस्ट में, तो आपका जो सर्टिफिकेट होता है ना जिसको सनद बोलते हैं वो टेस्ट करवा लेंगे तो मोर देन एनफ होगा। लेकिन आप एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं ना तो उसके अंदर नॉर्मली वो आपसे जो सर्टिफिकेट और आपकी जो मार्कशीट है वो दोनों मांग लेते हैं। तो आप अपना पर्पस देखें
कि आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या आप जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप लोग करवाएं। अगर तो आप लोगों ने सिर्फ जॉब करने जाना है तो फिर आपका जो सनद, जिसको सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो मोर देन एनफ होगा, वो आप करवा लें, ज़्यादा पैसे ना ज़ाया करें। लेकिन अगर आप लोगों ने एजुकेशन के लिए जाना है तो आपकी जो मार्कशीट्स हैं, जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो सारी आपको करवानी पड़ेंगी, अदरवाइज वहाँ पे जाकर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। फिर अगेन वही क्वेश्चन है कि रिजल्ट अटेस्ट करवाना ज़रूरी है IBCC का, तो सेम आंसर है कि आपका पर्पज़ क्या है, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, उसके हिसाब से जैसे मैंने आपको गाइड किया आप उस ऑप्शन को चूज़ कर लें। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये है कि भाई डिग्री की अटेस्टेशन जॉब पर अप्लाई करने से पहले करवानी है या बाद में करवानी है। तो भाईजान इसका सिंपल आंसर ये है कि आपने जो बाद में करवानी है वो आप पहले करवा लें। मतलब ये मैं आपको बता देता हूँ कि जॉब पे जब अप्लाई कर रहे होते हैं ना, उस टाइम ये रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप CV दे रहे हो, जब आप कवर लेटर दे रहे हो, उस टाइम तक आपसे किसी ने आपके सर्टिफिकेट्स नहीं मांगने। लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब दो कि लेट से आपकी सिलेक्शन हो गई और आपको कह रहे हैं कि आप हमें 2 दिन में ज्वाइन कर लें, तो फिर आपकी अटेस्टेशन ही नहीं अगर हुई है, तब तो वो आपसे सर्टिफिकेट्स मांगेंगे। जिस टाइम ज्वाइनिंग का टाइम है उस टाइम उन्होंने सर्टिफिकेट्स मांगने आपसे, तो तब अगर आपकी अटेस्टेशन नहीं हुई तो आपको मिली हुई जॉब जो है ना, जो आपके हाथ में पड़ी हुई है, वो भी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो ये बेवकूफ़ों वाली हरकतें बिल्कुल ना करें। आपके जॉब मिलेगी तो अटेस्टेशन करवा लेंगे। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिन लोगों ने ये गलतियां की और उनकी जॉब उनके हाथ से निकल गई। तो ये गलती आप बराए मेहरबानी ना करें। आप अपनी अटेस्टेशन कंप्लीट करवा के रखें, ताकि जैसे ही आपको कहीं से अप्रूवल आता है, कहीं से आपका इंटरव्यू कॉल आती है या आपका कोई इंटरव्यू में पास हो जाते हैं आप, तो फौरन से पहले आपके पास ज्वाइनिंग की ऑप्शन हो। तो आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद आ जाता है काइंडली टेल मी इफ वी डन मास्टर्स एंड इट्स अटेस्टेड बाय HEC, सो टू गेट द मोफा अटेस्टेशन इट इज मैंडेटरी टू अटेस्ट मैट्रिक FSC मार्कशीट फ्रॉम बोर्ड ऑफिस और नॉट, प्लीज रिस्पॉन्ड। जो आपकी मास्टर्स की डिग्री अगर ऑलरेडी HEC से अटेस्टेड है तो उसको मोफा से आपने टेस्ट करवाना है, तो उसके लिए मैट्रिक FSC का कोई लिंक नहीं है। आप डायरेक्ट जाके जो अपनी मास्टर्स की डिग्री है वो मोफा से टेस्ट करवा सकते हैं। और इवन आपने जो जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपकी जो लास्ट डिग्री है ना, जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है, बेशक वो FSC की है, बेशक मैट्रिक की है, बेशक बैचलर्स है, बेशक मास्टर्स की है, उसकी अटेस्टेशन होना जरूरी है। उससे पीछे के जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरी करते हैं, मतलब लाइक आपका पर्पस क्या है उसके लिए वेरी करते हैं। तो नॉर्मली जॉब्स के लिए सिर्फ लास्ट वाली डिग्री मांगते हैं, लेकिन अगर आप स्टडी के लिए अप्लाई करें तो फिर आपकी जो पूरी चेन है, लाइक मैट्रिक, FSC और आपका बैचलर्स, मास्टर्स, फिर सारी की सारी आपको डिग्रीज बाज़ करवानी पड़ती हैं। तो अगेन बात वही आ जाती है कि पर्पस आप अपना देखें कि आप किस मकसद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट आपने कहाँ पे यूज़ करना है, उसके हिसाब से आप अटेस्टेशन करेगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है कि सर मेरे बच्चों की पैदाइश के सर्टिफिकेट हैं और हम लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो हमें अटेस्टेशन करवानी है, माँ बाप के बगैर कोई दूसरा करवा सकता है? तो मेरे प्यारे बहन या भाई जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, मैं उनको क्लियर कर दूं कि जो बच्चों से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के रूल्स हैं। वो माँ और बाप दोनों की मौजूदगी के बगैर वो नहीं होते हैं, वो प्रॉब्लम कर देते हैं। बहुत रेयर केस है, आपका बड़ा हैवी किस्म का कोई तगड़ा रेफरेंस होगा तो शायद वो कर दें, लेकिन मेरे अपने बच्चों की बारी भी ना, मेरा वहाँ पाकिस्तान में मौजूद होना जरूरी था। एक दो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स रह गए थे, तो मैं स्पेशली जब उनको यहाँ पे बुलाना था तो मैं स्पेशली पाकिस्तान गया था और उनकी टेस्टेशन कंप्लीट करवा के देन उनको साथ लेके आया था। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों से रिलेटेड, तो आप बेहतर होगा कि जब पेरेंट्स साथ मौजूद हैं तो फौरन उसको कर लें, उसको डिले ना करें। फिर उसके बाद एक भाई ने कमेंट किया हुआ है कि प्यारे भाई अगर मेडिकल टेस्ट फेल हो जाए तो, ये जो मैंने UAE आके पहला काम क्या करना होता है वीडियो डाली थी, ये उसके ऊपर कमेंट किया भाई ने। तो उन प्यारे से भाई को मेरा ये जवाब है कि अगर आपका मेडिकली फेल हो गया तो फिर आपने यहाँ आके करना क्या है, आप वापस पाकिस्तान ही चले जाएं, क्योंकि ये मेडिकल वो वाला मेडिकल नहीं है कि आपको बुखार हुआ तो आपका जो बुखार है उसकी वजह से उन्होंने मेडिकल फेल कर दिया, ऐसा सीन नहीं है। इसके अंदर आपका TB या जो सीरियस बीमारियां जो होती हैं ना, एड्स, TB वगैरह, वो अगर आपको निकला है ना तो फिर आप फेल होंगे, अदरवाइज आप फेल नहीं होने वाले। बुखार, नज़ला वगैरह ये इसके ऊपर नहीं आप फेल होते, बेफिक्र हो जाएं आप। तो अल्लाह का नाम लेके आप आएँ, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर ही होगा। फिर उसके बाद एक कमेंट है कि अगर कोई अपने हस्बैंड को भेजेगी तो क्या वो टेस्ट कर देंगे? इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि जी हाँ, आपके हस्बैंड जाएं या आपकी वाइफ जाएं या आपके ब्लड रिलेशन जाएं तो आपकी टेस्टेशन इंशाल्लाह हो जाएगी। फिर उसके बाद एक कमेंट है कि अस्सलाम वालेकुम, आई गॉट एन ऑफर लेटर फ्रॉम अ कंपनी लोकेटेड इन अबू धाबी। HR said firstly you should come on your own visit visa and as you arrive Abu Dhabi we will convert टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा क्यों नहीं करती कंपनीज? आई हैव टू ज्वाइन इन विद इन 2 weeks। आई हैव अप्लाइड फॉर पासपोर्ट नाउ। आई हैव टू गो थ्रू डिग्री अटेस्टेशन, लास्ट डिग्री मास्टर्स है। क्या मैं इतने से वक्त में ये सारे काम कर पाऊंगा? मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने सारे काम इतने कलील अरसा में करने पड़ेंगे। तो भाईजान ये सेम वही स्टोरी है जैसे मैंने काफ़ी सारे लोगों को ये सेम प्रोसेस से गुजरते हुए देखा है। आप जो भी मेरे प्यारे भाई हैं, मैं आपसे दिली तौर पर दुख कर सकता हूँ और मेरे पास करने के लिए इस कमेंट का और कुछ नहीं है, क्योंकि सॉरी टू से इतने से टाइम में आप ये सारे काम नहीं कर
कर पाएंगे। आप कह रहे हैं कि आपका पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ, आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। अभी देखें ना, ये सेम वही केस है जो मैंने आपसे पहले भी कई वीडियोस में जिक्र किया हुआ है, और इस वीडियो में भी मैं पहले आपको यही चीज समझा रहा था कि यार आप अपने साथ ज्यादती ना किया करें। आप लोगों को अगर गलती से भी कहीं पाकिस्तान से बाहर जाने का ख्याल भी है ना, गलती से भी आया, तो सबसे पहले तो आप अपना पासपोर्ट बनवा के रखें। उसके बाद आपके पास पहले फुर्सत में जो बजट बनता है, आप अपने डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन करवा के रखें। क्योंकि क्वाइट फ्रेंकली अगर आपको कोई जॉब ऑफर लेटर मिल भी जाता है, आपको जॉब भी मिल जाती है, तो आप कैसे कर सकेंगे उसको ज्वाइन, या कैसे पाकिस्तान से बाहर जा सकेंगे अगर आपका पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ। कम ऑन यार, अगर इतना नॉन सीरियस बिहेवियर आपका होगा तो फिर आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर होगी। तो प्लीज अपने साथ ज्यादती ना करें। सबसे पहले अपना पासपोर्ट वगैरह बनवा के रखें जिन लोगों का नहीं बना हुआ, और उसके बाद यह है कि डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन को ईजी ना लें, इसकी आपको एकदम ही जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद आप दौड़ते फिरेंगे और आप तरले कर रहे होंगे लोगों के कि यार हमें बता दो ये काम कैसे होना है। तो बेहतर यह है कि इजी होके स्टेप बाय स्टेप टाइम के साथ आप ये सारे काम करें। बाकी भाई के कमेंट के अंदर एक और क्वेश्चन है कि कंपनीज आपको विजिट वीज़ा पे क्यों बुलाती हैं, डायरेक्ट आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा क्यों नहीं देती। उसकी भी रीज़न ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं ना, उन्होंने ही अपनी पूरी कौम की जो पाँव पे कुल्हाड़ी मारी हुई है कुछ लोगों की हरकतों की वजह से। बाकी सबको ये खुमियाजा भुगतना पड़ता है। दो वजूहत हैं। नंबर वन ये है कि लोग झूठ बोलते हैं अपनी स्किल से रिलेटेड, तो पता चलता है कि किसी और के प्रोजेक्ट्स बताए होते हैं, फेक तरीके से सारी चीजें बताई होती हैं। एक छोटे से इंटरव्यू में इतना क्लियर नहीं हो पाता कि वाकई ये बंदा कुछ जानता है कि नहीं जानता। तो जब वो इधर आते हैं ना, तो पता चलता है यार ये बंदा तो कोरा कागज है, तो इसको हमने रख के करना है। तो जब जॉब वीजा पे बुलाते हैं ना, तो कंपनी के पैसे इन्वेस्ट होते हैं। तो कंपनियां भी अब समझदार हो गई हैं, वो कहती हैं कि हम बिला वजह लॉस नहीं उठाएंगे, पहले हम बंदा टेस्ट करेंगे देन उसको वीजा देंगे। तो पहले वो उसको विजिट वीजा पे टेस्ट करते हैं, अगर बंदा समझ में आता है तो उसको परमानेंट करते हैं, अदरवाइज उसको फर्क करा देते हैं। और दूसरी रीजन ये है कि बड़े पाकिस्तानी लोग यहाँ पे आते थे और उसको एक दो महीने बाद पता चलता था कि भाई ये तो बड़ा यहाँ पे टफ लाइफ है, ये तो पाकिस्तान में बैठ के लगता था दूर के ढोल सुहाने, मतलब यहाँ पे ऐसी चल रही होगी, यहाँ पे तो काम करना पड़ रहा है। तो 2 महीने के अंदर अंदर उनको जनाब उल्टे पांव दौड़ने की पड़ जाती है, और यहाँ पर वो कंपनी ने जो कुछ उन पर इन्वेस्ट किया होता है वो छोड़ छाड़ के वापस दफा हो जाते हैं। तो उस चक्कर में भी जो कंपनी है ना, उसका बहुत ज्यादा लॉस होता है। और ना सिर्फ फिर वो अपना इमेज खराब करते हैं, बल्कि एज ए नेशन सब पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ा गलत इंप्रेशन छोड़ के जाते हैं। तो उसी की वजह से फिर ये नेशनैलिटी टू नेशनैलिटी जो बिहेवियर होता है ना, कि लाइक पाकिस्तानी को और तरीके से ट्रीट करते हैं, बंगाली को और ट्रीट करते हैं, को अंग्रेज आ रहा हो उसको और तरीके से ट्रीट करते हैं, ये सारा हमारे ही किए हुई चीजें हैं जो हमारे सामने आती हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो यू आर द रिप्रेजेंटर ऑफ योर कंट्री। तो आप लोग जो भी जो चीज करते हैं वो आप लोग ये चीज जहन में रख के किया करें कि आप अपने कंट्री के इमेज को, अपनी नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे आपका पूरी नेशन का जो इमेज है ना वो इफेक्ट होता है। तो काइंडली इस चीज को भी समझिएगा और इस पे थोड़ा सा अमल करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या B1 जरूरी है जर्मनी की नेशनैलिटी के लिए, प्लीज रिप्लाई। तो जी हाँ, मतलब नॉर्मली B1 जरूरी है, लेकिन रिसेंटली जर्मनी ने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जिसके अंदर A1 A2 के ऊपर भी वो नेशनैलिटी के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये भी वेरी करता है, लाइक जैसे अभी ब्लू कार्ड वीजा जो जर्मनी का है उसके अंदर उन्होंने काफी ज्यादा लीनियंट हो गए हैं, A1 के ऊपर भी और A2 के ऊपर भी वो जो है ना आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं। उसके बाद आ जाता है कि अगर डिग्री इशू ना हुई हो या लेट हो तो ट्रांसक्रिप्ट को टेस्ट करवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैरिज में पेमेंट डॉलर्स में लेंगे या पाक रुपीस में। तो भाईजान डॉलर्स में पेमेंट होगी, और डॉलर के जो नोट है ना वो भी आपके चिकने होने चाहिए, उसके ऊपर एक हल्की सी भी लाइन भी होगी ना तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करनी, वो नोट आपका जाया जाएगा, फिर आप जाके दोबारा चेंज करवा रहे होंगे और आपको कन्वर्जन रेट का लॉस होगा। तो बेहतर होगा कि आप जैरिज के ऑफिस के बाहर से या साशा के बाहर से आप लोग ये जो डीलर फिर रहे होते हैं ना कि हमसे पैसे ले लो, हमसे पैसे ले लो, उनसे बेशक ना लेना, आप किसी एक्सचेंज से, किसी वेल नोन एक्सचेंज से जाके अच्छे साफ सुथरे नोट लीजिएगा, अदरवाइज आपके नोट भी एक्सेप्ट नहीं होंगे और डॉलर्स में पेमेंट होगी। उसके बाद आ जाता है जी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दें, साशा के लिए ड्राफ्ट कितने का और किसके नेम से बनवाना है, और पासपोर्ट और ID की कॉपी कलर देनी है, प्लीज रिप्लाई। तो ड्राफ्ट नहीं बनवाना, कैश में पेमेंट लेके जानी है, डॉलर्स में लेके जानी है, और पासपोर्ट और ID की कॉपी कलर में देना जरूरी नहीं है, नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट भी चल जाएगी। फिर उसके बाद आ जाता है भाई जी एक वीडियो जॉब सीकर वीजा प्रोटोकॉल पे भी बना दो, योर वीडियोस आर टोटली मोटिवेटेड, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। और इंशाल्लाह अब वापस फ्लो में आएंगे तो पुर्तगाल को भी देख लेते हैं, उसमें कौन सी ऐसी बात है, उसके ऊपर भी कोई वर्किंग करके आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आ जाता है कि वाई वी अटेस्ट ओवर सर्टिफिकेट्स, हर जगह लूट मार जारी है। तो भाईजान कमाल है, आप सामने होते तो मैं आपको जब ही डाल लेता। ये आपने बिल्कुल वैसे ही बात किया कि आप तंदूर पे जाके कहेंगे भाई मैं आपको रोटी के पैसे क्यों दूं, हर जगह लूट मार जारी है। तो आपको किसी ने गन पॉइंट पे तो कहा नहीं कि आप अपने सर्टिफिकेट्स अटेस्ट करवाएं। अगर आपको बाहर जाने की चुल हो रही है तो आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वरना आप बूटी पी के सो जाएं। ठीक है,
आप ख्यालों की दुनिया में ना रहें। उसके बाद आया था सलाम, आई हैव अप्लाइड फॉर डिग्री अटेस्टेशन अर्जेंट वर्क बट इट इज़ इन प्रोसेस एंड स्टिल शोइंग इन प्रोसेस, आई वांट प्लीज़ टेल मी हाउ मच टाइम इट विल टेक। तो भाईजान अर्जेंट जो है ना उसके ऊपर भी आजकल बहुत ज़्यादा रश है, तो वो भी आगे ज़ाहिर बात है एक सिस्टम है, कितना को उसको पुश कर लेंगे, कितना को वो अर्जेंट कर लेंगे। नॉर्मल पे रश की वजह से हर बंदे ने अर्जेंट में एप्लीकेशन डालनी शुरू कर दी है। बहुत सारे लोग हैं उनको महीने महीने 2-2 महीने इवन अर्जेंट पे वेट करना पड़ रहा है, तो इट्स वेरी नॉर्मल। इसके ऊपर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा टाइम दें क्योंकि हर बंदा आजकल पाकिस्तान से वैसे ही भागना चाह रहा है, तो दैट इज़ द रीज़न। इसके अलावा परेशान होने की कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपको टाइम मिल जाएगा। फिर उसके बाद एक कमेंट है, मेक वीडियो ऑन एजुकेशन इक्विवेलेंसी यूएई एम्बेसी से रिलेटेड है ये, तो इंशाल्लाह हाँ ये मेरे जहन में वैसे भी पहले भी टॉपिक था, क्योंकि यहाँ पर यूएई में आके आपको इवन गोल्डन वीज़ा के लिए और काफ़ी सारे और भी ऐसे मामला होते हैं जिसके अंदर आपको डिग्री की इक्विवेलेंसी करवानी पड़ती है पाकिस्तान कॉन्सुलेट से, तो उसका प्रोसेस भी मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में गाइड कर दूंगा। फिर उसके बाद आता है, भाई मेरे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट टेस्ट नहीं किया, कहते हैं कि पहले यूनियन काउंसिल से करवाएं उसके बाद करेंगे, प्लीज़ गाइड करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बाज़ का बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है ना यूनियन काउंसिल से करवाना ज़रूरी होता है, तो आप पहले यूनियन काउंसिल से करवा लें, उसके बाद आपका वो सर्टिफिकेट अटेस्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसके बाद अगेन आ गया 12 days आर गॉन बट नो ईमेल रिसीव फ्रॉम HEC। भाईजान हौसले में आ जाएं, रिलैक्स हो जाएं, जितने भी सारे HEC से रिलेटेड लोग हैं वो बिल्कुल ठंडे हो जाएं। HEC पे सिर्फ रश की वजह से डिले है, अदर देन दैट HEC पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनका प्रोसेस ऐसे ही डिले में जाता है। कोविड लॉकडाउन से पहले भी उनकी यही सारा कुछ चल रहा था जब बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे, और अभी रिसेंटली भी यही सेम सारा सीन चल रहा है। बी रिलैक्स, ओनली वेट करें, इसके अलावा आपके पास इस टाइम कोई ऑप्शन नहीं है। फिर उसके बाद आए थे, एक बात समझ नहीं आई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे अटैच करवाने हैं या फिर फोटोकॉपी पे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि फोटोकॉपीज़ को रिसीविंग विंडो में कलेक्ट करवा दें, तो क्या ओरिजिनल या फोटोकॉपीज़ प्लीज़ बताएंगे। IBCC की अटेस्टेशन वाली वीडियो के ऊपर है। तो भाईजान जो उन्होंने फोटोकॉपीज़ होती है ना उन्होंने अपने रिकॉर्ड के लिए मांगी होती हैं, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को टेस्ट करवाना है। और अगर किसी जगह पे आपसे फोटोकॉपीज़ वगैरह मांगेंगे ना, सिर्फ एजुकेशनल कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो मांगते हैं, अदर देन दैट आप लोग अपना जो मेन सर्टिफिकेट है उसको आप अटेस्ट करवा लें, उसकी फिर जो कॉपीज आगे आपको होंगी ना वो विदाउट अटेस्टेशन भी मेजॉरिटी ऑफ टाइम चल जाती हैं। लेकिन कुछ गिनती के इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो कि आपसे फोटो कॉपीज के ऊपर आगे से अटेस्टेशन मांगते हैं, वो बहुत ही रेयर केस होता है। वो मुझे कोई खास ऐसी यूनिवर्सिटीज पसंद भी नहीं है, मैं तो ये इसको लूट मार ही कहता हूँ, लेकिन स्टिल कुछ होती हैं। तो आप देख लें कि अगर आपका एजुकेशन पर्पज के लिए है तो फिर आप अपने इंस्टीट्यूट को एक बार लाजमी चेक कर लें कि उनकी डिमांड क्या है। लेकिन नॉर्मल पर्पज के लिए है तो आप सिर्फ ओरिजिनल को करवाएं, उसके बाद उसकी फोटो कॉपी आगे जितनी मर्जी चेपते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर उसके बाद एक कमेंट है कि मेरा कंसर्न है कि एक कंपनी शारजाह में है और उसने मुझे पाकिस्तान में रहते हुए जॉब इंटरव्यू के लिए कंसीडर किया है और सिलेक्शन के बाद वो मुझे विजिट वीज़ा पर बुलाएंगे, विद इन 1 मंथ वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करेंगे। काइंडली मुझे इस बारे में गाइड करें। ये मैंने आपको ऑलरेडी इस बारे में बड़ी डिटेल में गाइड किया कि क्यों वो विजिट वीज़ा पे बुलाते हैं, इसी वीडियो के बीच में मैंने आपको गाइड किया, वो आप पीछे करके सुन सकते हैं। और उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया कि क्या रीज़न है कि वो आप पे डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते। फिर उसके बाद एक कॉमेंट है कि 5000 USD और CAD। तो भाईजान जितनी भी कनाडा से रिलेटेड वीडियोस है ना उसके अंदर अगर मैं डॉलर्स का जिक्र करूंगा तो वो कैनेडियन डॉलर की बात होगी, वो USD की बात नहीं होगी। फिर उसके बाद आया था, ब्रो आई हैव ग्रेजुएटेड इन टेक्सटाइल बट नाउ आई हैव स्विच्ड माय करियर टू ग्राफिक डिज़ाइन एंड आई हैव एक्सपीरियंस इन इट, हाउ कैन आई प्रेजेंट माई सेल्फ एज आई हैव डिग्री इन डिफरेंट फील्ड एंड एक्सपीरियंस इन डिफरेंट फील्ड। आपको डेफिनेटली घुमा फिरा के अपनी CV में ये बात मेंशन करनी पड़ेगी कि कैसे आपने अपना फील्ड स्विच किया, क्या उसकी सॉलिड रीजनिंग थी और कैसे आप अपने इस फील्ड में बेस्ट हैं। लाइक ये थोड़ा सा टेक्निकल होकर आपको बताना पड़ेगा बट इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपके पास आपके करंट फील्ड का अच्छा एक्सपीरियंस मौजूद है तो आप यू कैन गो अलॉन्ग, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको अपनी स्किल प्रेजेंट करनी आनी चाहिए। इफ़ यू आर गुड एट इट यू आर फाइन, ठीक है, आपको कोई इतना आपके बैकग्राउंड में नहीं जाएगा। फिर उसके बाद मेरी उम्रे वाली वीडियो के ऊपर ये कमेंट आया हुआ है कि मुल्क के ऊपर उनका नाम अपना है लेकिन गाड़ी लोन की है, कैन आई ट्रैवल। तो भाईजान ये जो आपकी लोन की गाड़ी होती है ना उसके अंदर ये होता है कि अगर आपने बैंक से डायरेक्ट लीज़ की हुई है तो बैंक से आपको एक परमिशन लेटर चाहिए होता है, NOC चाहिए होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ट्रिप टिकट की और वो टूर सर्टिफिकेट की। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं अगर आपकी गाड़ी लीज़ पे है, बैंक लीज़ पे है। अदर दैन दैट अगर आपकी गाड़ी डायरेक्ट आपके नाम पे है
और आपने लोन किसी पर्सनल बंदे से किया हुआ है तो उसकी तरफ से एक NOC ले लीजिएगा, तो आप फिर ट्रैवल कर सकते होंगे, क्योंकि मेनली उन्होंने बॉर्डर पे मुल्किया ही देखना होता है, मुल्किया पे आपका नाम देखना होता है, देन आपको क्रॉस करने देते हैं। लेकिन जो बैंक लीज की गाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर उन्होंने चेक लगाया होता है, तो ये ना हो कि आपको बॉर्डर पे किसी किस्म की दिक्कत हो, तो NOC वगैरह अपने बैंक का जो है ना वो लाजमी साथ रख लीजिएगा बिफोर गोइंग ऑन ट्रैवल। फिर उसके बाद एक कमेंट आया हुआ है, तैयब भाई आप खुद सर्विस दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो प्लीज़ बता दीजिएगा। नहीं भाईजान, मैं ऐसी सर्विसेज नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको ये वाली सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है ना मतलब मेरी वीडियोस से इन्फॉर्मेशन लें और जितना हो सकता है इनसे फ़ायदा उठाएं। सर्विसेज आप अपने आप को खुद दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। फिर उसके बाद आए थे सर दुबई में ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जॉब कैसी हैं। भाईजान दुबई में सारी जॉब्स ही बहुत अच्छी हैं, बस आपको काम आना चाहिए। कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपको अपने जो भी फील्ड है, आपका जो भी रेलिवेंट फील्ड है उसके अंदर आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज आपका यहाँ पे सर्वाइवल नामुमकिन है। मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की नेशनलिटी का, हर तरह का टैलेंटेड बंदा है और आपका यहाँ पे प्राइस टू लाइक स्किल रेशो जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। खासतौर पे लास्ट कुछ टाइम पीरियड में, लास्ट कुछ महीनों में भी ना बहुत रश लगता जा रहा है यहाँ पर। तो जो चीज़ अक्सर मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बोली थी कि आप इस जगह को लाइक ईजी ना लें, ये बड़ा फास्ट ग्रो करेगा और आने वाले टाइम में फ्यूचर में ये यूरोप होना है किस्म का, ठीक है। यूरोप बल्कि इवन डाउन जा रहा है। ये जो मिडिल ईस्ट है ना, इधर इस टाइम इनकी ग्रोथ बड़ी फास्ट है। आपके पास अगर स्किल है और आपके पास यहाँ पर जॉब ऑफर मौजूद है तो डेफिनेटली इस जगह को जरूर कंसीडर करें। तो यही मेरा आपको मशवरा है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से और इस क्वेश्चन आंसर से आप लोगों को काफी सारे आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इसके बाद भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर अपने दिल खोल के जितने क्वेश्चन हो सकता है वो पूछें। इंशाल्लाह मेरे से जितना हो सका मैं आपके सब सवालों के जवाब दे दूंगा। बाकी तकरीबन 1 महीने के गैप के बाद ये मेरी पहली वीडियो थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो सारे मसरूफियत थी वो कदरे सेटल डाउन हो चुकी है। तो उम्मीद है कि अब रूटीन में हफ्ते की 1-2 वीडियोस लाजमी अपलोड होती रहेंगी। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे आप लोगों के लिए फील होंगे, जिससे मुझे लगा कि आप लोगों का फायदा हो सकता है, मैं इंशाल्लाह उनके ऊपर वीडियोस बनाता रहूंगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको मुझसे किस तरह की वीडियोस एक्सपेक्ट है, ताकि मैं आप लोगों के लिए उस तरह का कंटेंट प्लान कर सकूं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, आप लोगों की दुआएं ही मुझे चाहिए। तो बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।